हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने। एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों, आज मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। बच्चों, हम लोग चूंकि शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का अपना एक बैकग्राउंड होता है। हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका अपना एक सीरीज चलता है इवेंट्स का, और उन घटनाओं के क्रम में ये एक नया क्रम हमें जुड़ता हुआ दिखेगा। जब हम पढ़ते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर ये राष्ट्रवाद शब्द क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये राष्ट्रवाद क्या है। तो बच्चों, राष्ट्रवाद की पहले विचारधारा को हम समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद में विचारधारा कैसे फैली, और यदि राष्ट्रवाद में विचारधारा फैली तो राष्ट्रवाद की विचारधारा फैलने के पीछे कारण क्या थे, क्या उसके पीछे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना रही है जिसकी वजह से पूरे यूरोप में ये राष्ट्रवाद की भावना फैलती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या होता है, तो बच्चों राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार की भावना, अपने देश के प्रति त्याग बलिदान की भावना, अपने देश के प्रति सेवा की भावना। ये जो भावना होती है इसी को हम लोग राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं या राष्ट्रवाद विचारधारा कहते हैं। अब ये राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरे यूरोप में क्यों फैली, क्या कारण था इसके पीछे। बच्चों, हम जानते हैं, यदि हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, पहले के समय में पढ़ते हैं, तो उस समय में आज के जैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। उस समय राजतंत्र चलता था, हर जगह पे राजाओं का शासन हुआ करता था, और राजा जो है वो उसके जो मतलब राजा बनने का जो क्रम था ये वंशानुगत था। मतलब कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम था। और यदि राजा बहुत ही क्रूर हुआ, तानाशाही हुआ, तो ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का अच्छा हो पाना, उसका बेहतर हो पाना और एक अच्छा समाज का निर्माण हो पाना ये बहुत ही मुश्किल होता था। और यही वजह है कि धीरे धीरे राजतंत्र को हटाना और उसके जगह पे लोकतंत्र को लाना एक बहुत ही अच्छा कदम माना गया। तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की घटना जो होती है ये स्टार्ट होती है बच्चों फ्रांस से। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक राजा को, जो एक क्रूर शासक था लुई 16वां, उसे हटा दिया जाता है और उसके जगह पे एक नया शासन व्यवस्था लाया जाता है। वो जो नई शासन व्यवस्था होती है, इसका खबर जब फ्रांस में इतने बड़े सामाजिक बदलाव होते हैं तो इसका खबर पूरे यूरोप में फैल जाता है, क्योंकि फ्रांस जो है वो भी यूरोप का ही एक देश है। और जब वहां पर इतना बड़ा बदलाव हुआ तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है, और जब पूरे यूरोप में देखने को मिलता है तो फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप का जो है वो सामाजिक व्यवस्था बदलता है, और यही आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसकी शुरुआत होती है एक फिगर के साथ, एक चित्र के साथ। सबसे पहले तो आप इस फिगर को बहुत ही अच्छे से देखो। ये फिगर अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग राजतंत्र की व्यवस्था को हटा करके लोकतंत्र की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। हम और जितने भी यूरोप के सारे देश थे वे सभी जो है वो स्वतंत्र होना चाहते थे, सभी जगह पे वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। तो यदि हम लोग इस फिगर पे गौर करें तो इस फिगर पे टोटल 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई है, 4 चित्रों का एक सीरीज बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो है वो है ये जो आपको सामने दिख रहा है बच्चों, ये जो है ये है स्वतंत्रता की प्रतिमा। कहने का मतलब आजादी को जो है, आजादी को उसे एक रूपक दे दिया गया, उसे एक चेहरा दे दिया गया, उसे एक मूर्ति बना दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यूरोप के जितने भी कंट्री के लोग हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारे लाइन एक सीरीज में खड़े हुए हैं, जो लगातार जो है वो स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ये सभी आजादी के लिए जो है सो अपने आप को एक लाइन में एकत्रित हुए हैं। ये सभी चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द स्वतंत्रता की तरफ बढ़े, हम जो है आजादी की तरफ बढ़े और हमारा देश भी राजतंत्र को हटा करके और एक लोकतंत्र की स्थापना कर पाए। बच्चों, यदि हम देखें तो इस देश में सबसे पहले, इस सीरीज में, इस लाइन में सबसे आगे जो है ये है यूएसए। यहां पर आपको दिखेगा यूएसए और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर 2 ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी इस मूर्ति पर पहुंच चुके हैं, इस मूर्ति के पास पहुंच चुके हैं, और फ्रांस जो है वो अभी स्वतंत्रता की प्रतिमा तक पहुंचा हुआ है। कहने का मतलब फ्रांस वो ऐसा देश है जहां पर अभी जो है वो सामाजिक बदलाव हुए हैं,
लुईस 16वां, लुईस 16 जो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा हुआ एक राजा था, उसके कुशासन की वजह से, उसके गलत शासन व्यवस्था की वजह से 1789 14 जुलाई 1789 में एक क्रांति हो जाती है और वहां का सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो यदि हम लोग यहां ध्यान से देखें तो फ्रांस अभी अभी इस स्वतंत्रता की प्रतिमा तक पहुंचा है। कहने का तात्पर्य है कि वो अभी अभी आजाद हुआ है और इसके पीछे पीछे जो है सो आप देख सकते हैं पूरे यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं वे सभी चाह रहे हैं कि हम भी अब धीरे धीरे जो है वो स्वतंत्रता की प्रतिमा तक पहुंचे और हम अपने देश को जो है वो आजाद करें। हम भी अपने देश को लोकतांत्रिक सिस्टम से रिप्लेस करें ताकि हम भी एक अच्छे समाज की रचना कर सके। तो सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर स्वतंत्रता की प्रतिमा, सबसे पहली फोटो। नीचे में यदि आप यहाँ देखो तो ये जो है सो निरंकुश शासन व्यवस्था आपको दिखेगा, निरंकुश संस्थाओं के कुछ अवशेष पड़े हुए। ये इस बात को दिखाता है कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो लोकतंत्र की स्थापना होगी और उस समय ये जो निरंकुश शासन व्यवस्था जितनी भी थी, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो तानाशाही हो, ये सारी शासन व्यवस्था जो है वो इस तरह से चकनाचूर हो जाएगा और उसके अवशेष नीचे पड़े हुए। ये प्रतीक है निरंकुश शासन व्यवस्था के अंत का। बच्चों अगला जो है हमारा सीरीज है वो है जुलूस का। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से यूरोप के सारे देश जो है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हुए जो है एक जुलूस बना चुके हैं, एक लंबी कतार बना चुके हैं जो अब अपने देश को आजाद होता हुआ देखना चाहते हैं। और चौथी जो श्रृंखला है बच्चों, ये 4th नंबर में जो है ये है ईसा मसीह, संत और फरिश्ते। ये आसमान से देख रहे हैं और ये इन्हें बधाई दे रहे हैं कि जब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ जाओगे तो सचमुच जो बनने वाला समाज होगा वो बहुत ही अच्छा समाज होगा, वो एक बेहतरीन समाज होगा। और इस बात की बधाई देते हुए ऊपर में सारे फरिश्ते जो हैं वो इस नए बनता हुआ समाज को मतलब ऊपर से देख करके और ये खुश हुए जा रहे हैं कि सचमुच अब एक नया और एक अच्छा समाज बनने जा रहा है। तो बच्चों चैप्टर के शुरुआत में ही जब हम लोग इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर के द्वारा दिया गया उस मर्म को समझते हैं, उस प्रतीक को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वास्तविक रूप में उस समय स्वतंत्रता का क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा। अब बच्चों आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सर इस क्वेश्चन को इस फिगर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं कि इस फिगर को किसने बनाया है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, चित्र के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। बच्चों ये जो चित्र है इसे सबसे पहले बनाया गया था 1848 में। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था। देखिए फ्रांस में सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन हुआ तो वहीं के एक कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू, इसे आपको याद रखना चाहिए। फ्रेडरिक सोरियू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और उसने एक नाम दिया जिसे यूटोपिया कहा जाता है। बच्चों आपके एग्जामिनेशन में कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटोपिया क्या है। तो बच्चों ये जो यूटोपिया है इसे कल्पनादर्श कहा गया, मतलब एक ऐसा समाज जो काल्पनिक दुनिया में इन्होंने बनाया हुआ था। फ्रेडरिक सोरियू जो एक काल्पनिक दुनिया का, एक काल्पनिक समाज का निर्माण करते हैं और वो कहते हैं अपने इस फिगर के जरिए कि हम जो नया समाज बनाने वाले हैं वो ऐसा होना चाहिए जहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम स्वतंत्र हों और इतना अच्छा समाज की हम रचना करें कि संत फरिश्ते भी देख करके बहुत खुश हों कि सचमुच हमने एक नया और एक अच्छा समाज बनाया है। इसीलिए जो फ्रेडरिक सोरियू ने ये 4 चित्रों की श्रृंखला बनाया उसमें उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया, एक अच्छे समाज के बारे में सोचा और उसे चित्र के माध्यम से जो है सो दर्शा दिया और इसे ही उसने नाम दिया यूटोपिया। तो यदि यूटोपिया के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1848 में फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक और आदर्श समाज जिसे यूटोपिया कहा जाता है। तो ये बच्चों ये जो 4 चित्रों की श्रृंखला थी उसमें कौन कौन सी चीजें थी हमने देख लिया है फोटो में, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता की प्रतिमा। सबसे पहले स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। अब बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से इसके हाथ में, एक हाथ में जो सो घोषणा पत्र है, ये जो है सो अधिकारों को, जब हम स्वतंत्र हो जाए तो लोकतांत्रिक सिस्टम का एक अच्छा ये रूल होता है कि हम अपने नागरिकों को अधिकार दें। तो ये अधिकारों का एक घोषणा पत्र हमें नजर आता है और दूसरे हाथ में जो है सो ज्ञानोदय का एक मशाल नजर आता है जिसमें वो ये दिखाते हैं कि लोगों को शिक्षा अर्जन करनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञान हो एक अच्छा समाज बनाने का। अब इस तरह से ये जो हमारा स्लाइड है उसमें हम लोग समझ गए कि स्वतंत्रता की प्रतिमा में क्या दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा है निरंकुश संस्थाओं के अवशेष। दूसरा फोटो हमने देखा जो निरंकुश संस्थाओं को
हटाना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। तीसरा है जुलूस, इसका नेतृत्व में यूएसए और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं और फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा ही है। बच्चों ये जो चौथा है, ये ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते जो है वो ऊपर इस दृश्य को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जो भाईचारे का प्रतीक को शो करता है, जहां पर यूरोप के सारे देश के जो लोग हैं वो अपने सारे बाउंड्रीज को भूलते हुए एक कतार में खड़े हैं और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने को आतुर हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से पूरा यूरोप जो है वो भाईचारे के एक बंधन में बंधे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया इस यूटोपिया और उसमें संबंधित सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों अब आपको एक बात याद रखना चाहिए, अभी अभी हमने आपको कहा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन। इसका नाम था अर्नस्ट रेनन, जो एक फ्रांस के ही फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। अब देखो अभी हमने पढ़ा फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रांसीसी कलाकार थे, ये एक दार्शनिक है अर्नस्ट रेनन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर राष्ट्र की जो विचारधारा है ना ये सारा फ्रांस से ही निकल रहा है। डेफिनेटली वहीं से निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले अपने देश में राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करने वाला सबसे पहला देश जो है वो फ्रांस ही था। इसीलिए फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने सबसे पहले 1882 में एक विश्वविद्यालय में राष्ट्र क्या है इसके व्याख्यान में अन्य लोगों के विचार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो राष्ट्र है, चूंकि दूसरे लोगों का मानना था कि राष्ट्र की विचारधाराएं सबके मन में अलग अलग थी, लेकिन अर्नस्ट रेनन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। और वो कहते हैं विश्वविद्यालय में जब वो एक भाषण देते हैं, एक पैम्पलेट के जरिए वो लोगों को अपने विचार फैलाने की कोशिश करते हैं, उस समय वो लिखते हैं कि राष्ट्र जो है ना वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। देखो अब इसका ड्रॉबैक हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि आज के समय में इनका ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज ज्यादातर जो देश हैं वहां पर समान भाषा तो नहीं है, समान नस्ल के लोग नहीं रहते, समान धर्म के लोग नहीं रहते, समान क्षेत्र से तो सब आते नहीं है। लेकिन इनका जो शुरुआती विचारधारा था राष्ट्र को लेकर के, वो कहते थे कि जो एक राष्ट्र जो होता है ना वो समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से मिलकर के बनता है। मतलब यदि सभी लोग इस तरह से समान चीजों से मिलकर के बने हो तो वो वही एक अच्छा राष्ट्र होता है। और उनके अनुसार एक राष्ट्र जो होता है वो लंबे प्रयासों से, बहुत ही त्याग और बलिदानों के फलस्वरूप एक निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। मतलब त्याग बलिदान का एकदम सबसे समझ लीजिए कि चरम बिंदु होता है, सबसे टॉप मोस्ट समझ लीजिए, कई सारे बलिदान करने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो बच्चों अर्नस्ट रेनन ने अपने शब्दों में यहाँ पर राष्ट्र की एक परिभाषा दिया हुआ है जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसीलिए इसे हमें भूलना नहीं है। तो देख लीजिए ये है अर्नस्ट रेनन जिन्होंने राष्ट्र के बारे में एक डेफिनेशन दिया। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, और यहां से आपको समझ में आएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है हमारे इस चैप्टर का। देखो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आप जानते हैं कि किस तरह से हमारा जो फ्रांस है वहां पर सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और जब फ्रांस की क्रांति होती है तो किसके खिलाफ होती है? वहां का एक निरंकुश राजा रहता है जो बूर्बो वंश से संबंध रखता था। बूर्बो वंश का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। इस लुई 16वां जो है, ये जो लुई 16वां था ये बहुत ही निरंकुश शासक था। इसे बिल्कुल भी प्रजा का परवाह नहीं था और बहुत ही ज्यादा समझ लिए अय्याशी किया करता था और बहुत ज्यादा टैक्सेशन बढ़ा दिया था। हालांकि ये आप क्लास 9th में पढ़ सकते हैं, क्लास 9th में आप पढ़े ही होंगे कि किस तरह से ये एक बहुत ही निरंकुश राजा हुआ करता था, जिस वजह से सबसे पहले फ्रांस की क्रांति 1789 के समय में हो जाता है। अब जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इसका पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ता है और सभी के मन में राष्ट्र का विचार क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले फ्रांस ने राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना किया और सबसे पहले पूरा एक यूनाइटेड एक कंट्री बनाया और उस कंट्री को उसने राष्ट्र कहा। वहां का ही अर्नस्ट रेनन था जिसने राष्ट्र को लेकर के एक डेफिनेशन दी। तो जब राष्ट्र की विचारधारा वहां से निकली तो पूरे यूरोप में फैली। अब इसका क्या हुआ देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी द्वारा सामूहिक पहचान के लिए उठाए गए कुछ कदम थे। कहने का मतलब यह है जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए। देखो सबसे पहली बात, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार पे बल दिया गया, क्योंकि अब राजतंत्र रहा नहीं तो अब हम वहां के रहने वाले लोगों को नागरिक कह सकते हैं। और पितृभूमि का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। पहले किसी का अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था, लोगों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी, लेकिन अब पितृभूमि जैसे शब्द बहुत ज्यादा जोरों पे था, उस पर लोगों ने बल दिया कि नहीं, हमारी एक प्राइवेट निजी संपत्ति होनी चाहिए। उन्होंने एक नया फ्रांसीसी झंडा को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब तक राजतंत्र है तब तक कोई झंडा था नहीं,
पूरे राष्ट्र का अपना एक यूनाइटेड और एक फ्रांसीसी झंडा बनाया गया जो तिरंगा था। कहने का मतलब वो 3 रंगों से बना हुआ था। आप यहां देख सकते हैं जो फ्रांस अभी अभी इस फिगर में आप देख सकते हैं जो सभी से अभी आया है, ये 3 रंगों से ही बना हुआ एक देश था। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर उसने सबसे पहले फ्रांसीसी झंडा जिसे तिरंगा कहा गया उसे इंट्रोड्यूस किया। आगे बढ़ते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही सबसे पहले जब राजतंत्र हटता है तो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और स्टेट जनरल की मीटिंग करके और नेशनल असेंबली का गठन होता है। और नेशनल असेंबली का जो गठन होता है बच्चों वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा होता है। अब सक्रिय नागरिक के द्वारा होता है कहने का मतलब क्या है सर? तो सक्रिय नागरिक उसे कहा गया जिसका उम्र 25 साल से ऊपर हो और सिर्फ पुरुष होने चाहिए, और जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति थे सिर्फ उन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा गया। ये वैसे नागरिक थे जिन्हें वोट देने का अधिकार मिलता था फ्रांस में। तो उस तरीके से ऐसे लोगों के द्वारा नेशनल असेंबली बनाई गई। जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बनाया गया, उन्होंने संविधान लिखा और फिर देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ। उसी तरीके से इन सक्रिय नागरिकों के द्वारा नेशनल असेंबली चुना गया और नेशनल असेंबली के बनते ही वहां पर फिर बदलाव आने लगे, संविधान वगैरह की बात होने लगी, नई स्तुति रची गई, शपथ लिए गए और शहीदों का गुणगान किया गया। बच्चों जिन्होंने भी फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाया, जो लोग शहीद हो गए, उनका बहुत ज्यादा गुणगान किया गया, उनके बारे में बहुत बखान किया गया। अब लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी कि जो देश के लिए काम करते हैं उनके बारे में हमारा देश याद रखता है। और इस बात को लेकर के अब इनका जब गुणगान हुआ तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो हर व्यक्ति के मन में पनपेगा। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था पहले अलग अलग था, अब पूरे नेशनल असेंबली बनाया और पूरे फ्रांस का एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिए। पहले क्या होता था बच्चों कि ये जो पूरा फ्रांस है और फ्रांस में अलग अलग कई छोटे छोटे स्टेट्स है, तो इन सभी स्टेट्स में क्या था कि अलग अलग जगह पर आपको आयात निर्यात शुल्क देना पड़ता था। मतलब आप यदि इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हो तो बीच में यहाँ टैक्स लगता था, यहाँ से यहाँ टैक्स लगता था, यहाँ से यहाँ टैक्स लगता था, यहाँ से अलग। जैसे कि आज हमारे भारत में है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे अभी कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वहां लगता था। तो ये जो आयात निर्यात शुल्क था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, मतलब एक देश के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर जो टैक्स लगता था, इसे उन्होंने खत्म किया। मापने तौलने की एक समान इकाई लाई। अब ये क्या फंडा है कि जब हम फ्रांस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते तो हर जगह पे मापने तौलने की इकाई भी अलग थी। यहाँ पर मान लो 1 kg में 1000 ग्राम हो तो यहाँ पर 900 ग्राम होता था, यहाँ 800 ग्राम, यहाँ 750 ग्राम, कुछ भी हो सकता था। मापने तौलने की इकाई सेम नहीं थी, लेकिन अब जो है सो मापने तौलने की इकाई को एक समान बनाया। क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित किया और फ्रेंच भाषा को पूरे देश में प्रमोट किया। जब हम एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक भाषा के प्रति हमारे दिल में सम्मान होता है, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा और ज्यादा पनपती है। यही वजह था कि सभी को हटा करके उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को नेग्लेक्ट किया, उसे थोड़ा डाउनफॉल किया और फ्रेंच भाषा को पूरे देश का एक साझा भाषा बनाया, ताकि एक भाषी लोग जो हैं वो एक देश में रह सके। क्योंकि अंश रहन के हिसाब से एक राष्ट्र जो होता है वो समान भाषा के लोग होते हैं, इसीलिए इन्होंने भी एक भाषा फ्रेंच भाषा को ज्यादा प्रमोट किया। आगे कहीं हम बढ़े तो हमें पता चलता है कि फ्रांस की घटना की खबर पहुंचते ही, अब जब फ्रांस की घटना पूरे यूरोप तक पहुंची तो फिर बाकी अन्य शहर में जो थे, पूरे यूरोप में जो अलग अलग कंट्री के लोग थे, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना मतलब उमड़ने लगती है। और हर देश, यूरोप का हर जो देश था, अलग अलग देश, वो अपने अपने देश में जैकोबियन क्लब बनाने लगता है। अब ये जैकोबियन क्लब क्या था बच्चों? ये आप समझ लीजिए कि ये इस तरह से संगठन था जो राजतंत्र के खिलाफ लड़ करके वहां पर लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगा। और यही वजह था कि फ्रांस की घटना जैसे ही पहुंचती है पूरे यूरोप, तो पूरे यूरोप में जो है सो लोग क्या बनाने लगते हैं, तो जैकोबियन क्लब बनाने लगते हैं। अब यदि हम देखें तो नेपोलियन, अब आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति जब होती है, तो फ्रांस की क्रांति होते ही हम लोग देखते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और फिर आगे पढ़ते आतंक का राज आता है, फिर डायरेक्टरी शासन आता है और डायरेक्टरी शासन के आने के बाद नेपोलियन का उदय होता है 1804 में। ये आपको याद रखना चाहिए। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है, हालांकि वो जो है सो लोकतांत्रिक सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। फिर से अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो लोकतांत्रिक सिस्टम को हटाता है, लेकिन वो एक लोकतंत्र में जिस तरह से नागरिकों को अधिकार मिलता है, उस तरह से नागरिकों को अधिकार देने पर विश्वास रखता था।
तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है जो बेल्जियम में पड़ता है, वहां पर उस युद्ध में जो है वो ये हार जाता है। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज है जो आपको रखना चाहिए। तो 1804 में नेपोलियन ने लाया नागरिक संहिता। बच्चों ये जो नागरिक संहिता है ये फ्रांसीसी क्रांति के बहुत साल बाद 1870-89 में क्रांति होती है। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लाया। अब ये नेपोलियन संहिता क्या है? तो नेपोलियन संहिता जो है वो एक्चुअली में नेपोलियन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाने वाला कानून का एक ग्रुप था। इसे हम लोग नेपोलियन संहिता कहते हैं। अब ये नेपोलियन संहिता में क्या था आइए समझते हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए कुछ कुछ सुधार अब नेपोलियन संहिता में लागू करके, नेपोलियन संहिता को लागू करके वो क्या क्या सुधार करना चाह रहे थे। सबसे पहली बात जो उन्होंने समाप्त किया वो जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलता था उसे समाप्त किया। आपको याद होगा फ्रांस के समाज 3 स्टेट में बटे हुए थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग। और जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक विशेष अधिकार मिलता था और उन्हें टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता था। जबकि सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, गरीब थे, लेकिन उनके ऊपर कई सारे टैक्सेस लादे जाते थे। लेकिन जब नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लाया तो वो जन्म के आधार पर जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को मिलने वाला विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सबको समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। बच्चों ये ऐसे ऐसे रूल्स को लाया ना अपने नागरिक संहिता में, अपने नेपोलियन की संहिता में, जिसे आज भी हम अपने एक लोकतांत्रिक सिस्टम में अप्लाई करते हैं। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को और सरल बनाया। हालांकि आप कह सकते हैं कि जब नेपोलियन आया 1804 में तो वो अपने साम्राज्य विस्तार करने पे बहुत ध्यान दिया और वो इन सभी जगहों पर जाकर के भी अपना साम्राज्य बनाने का कोशिश किया और वहां पर उसने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा सरल बनाया ताकि लोगों को ऐसा फील ना हो कि हम राजतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं। ये जहां भी जाता वहां पर उसको इस तरह से प्रशासन को रखता जिससे लोगों को बहुत तकलीफ नहीं होती, उसे ऐसा फील नहीं होता कि वो जो है एक राजतांत्रिक व्यवस्था में रह रहा है। किसानों को भू दासत्व से मुक्त किया। कहने का मतलब जो दास प्रथा चल रही थी, जो दूसरों के जमीनों पे जा करके और जो वो लोग काम कर रहे थे दूसरों के जमीनों पे गुलामी कर करके, उसे उन्होंने हटाया। जमींदारों के शुल्क से मुक्ति दिलाया। जमींदार लोग जो बहुत हेवी टैक्स वसूलते थे किसानों से, उनसे मुक्त दिलाया नेपोलियन की संहिता ने। यातायात और संचार के साधन भी सुधारे, आने जाने का व्यवस्था और ये जो संचार है, मैसेज को पहुंचाना ले जाना, इसके संचार के साधनों को बहुत अच्छे से ये सुधारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसने एक समान मानक भार और नाप एवं राष्ट्रीय मुद्रा का निर्माण किया। आपको मैंने अभी भी समझाया है कि पूरे देश में आंतरिक आयात निर्यात पर रोक लगाया उन्होंने और हर जगह पे मापने तौलने की एक इकाई ले आया, मानक भार और मानक नाप ले आया और पूरे देश का एक समान राष्ट्रीय मुद्रा बनाया उन्होंने। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से नेपोलियन जब 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है, आप देख सकते हैं ये नेपोलियन है। जब ये 1804 में जो है वो फ्रांस का सम्राट बनते हैं तो वो अपने नेपोलियन की संहिता के जरिए वो एक बहुत ही अच्छे अच्छे कानून लाते हैं। लेकिन साम्राज्य विस्तार की ये जो विचारधारा थी उसकी, वो 1815 में उसे हारने पे मजबूर करता है और 1815 में जो है उनकी हार हो जाती है और समझ लीजिए कि नेपोलियन का अंत हो जाता है आपका 1815 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों ये है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया नेपोलियन संहिता पूरे यूरोप में जो है वो राष्ट्रवाद के विचारों का निर्माण करता है। अब यूरोप के ज्यादातर लोग ये चाहेंगे कि फ्रांस जिस तरह से अपने समाज को बदला है उस तरह से हम भी बदलेंगे और इस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होगा। देखिएगा मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक भाषा संस्कृति के लोग थे। यूरोप में कहीं हम देखें तो बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग थे, बहुत संस्कृति के लोग थे, इसीलिए वहां पर राजनीतिक एकता जो है वो आसान तो बिल्कुल नहीं था। अर्नस्ट रेनन की परिभाषा आपको हमेशा याद रखना है, राष्ट्र एक भाषा, एक नस्ल और एक क्षेत्र से बना हुआ एक, समझ लीजिए कि आपका एक प्रदेश होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत अजीब था, बहुत धर्म के लोग हैं, बहुत भाषा के लोग हैं, बहुत संस्कृति के लोग हैं, तो वहां पर राजनीतिक एकता बना पाना जो है वो बहुत ही टफ था। तो फिर क्या हुआ देखते हैं। अब यहां पर बच्चों आपको समझना होगा कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे यूरोप में,
कुलीन वर्ग और वहां से फिर बनता है एक नया मध्य वर्ग। अब आपको समझना होगा ये कुलीन वर्ग के बारे में हम क्यों कह रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन का मालिक था ना, ज्यादातर जो प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करता था यूरोप में, वो कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे और यूरोप का ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था। अभी भी ज्यादातर प्रदेश में आप देखिएगा तो जो ज्यादा रिचेस्ट लोग होते हैं उसका ज्यादा डोमिनेंस होता है पूरे इलाके पे, लेकिन उसकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहां पर भी आप देखोगे तो पूरे यूरोप में जमीन का मालिक जो है वो कुलीन वर्ग ही रहता है और वो बहुत ही प्रभावशाली वर्ग होता है। अच्छा, वे गांव में भी, गांव में जायदाद के मालिक होते हैं और शहरी हवेलियों के भी मालिक होते हैं। मतलब कुलीन वर्ग जो है वो समझ लीजिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध लोग हुआ करते थे। कुलीन वर्ग राजनीतिक कार्यों में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखिए जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे वो एक भाषा, फ्रेंच भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन इनका जो है तो समूह बहुत ही छोटा था, मतलब इनका जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। अब बच्चों यहां पर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझना होगा कि ये मध्य वर्ग कैसे निकलता है, ये मध्य वर्ग कैसे बनता है, मिडिल क्लास फैमिली कैसे बनता है। देखिए ज्यादातर आज भी इंडिया में और ज्यादातर देशों में जो है सो मिडिल क्लास का जो परसेंटेज होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसके पीछे क्या कारण है समझते हैं। तो हम यदि इंग्लैंड की बात करें, यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो मिड 18th सेंचुरी में जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है तो इंग्लैंड में समझ लीजिए औद्योगिकरण आता है। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है सर? तो औद्योगिकरण का मतलब होता है फैक्ट्रीज का आना। जब फैक्ट्री आएगा तो बहुत सारे मजदूर वर्ग तैयार होगा, मजदूर वर्ग तैयार होगा तो फिर मिडिल क्लास फैमिली का उदय होगा। तो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में आया, लेकिन यूरोप के ज्यादातर पार्ट में जो है, यूरोप के ज्यादातर पार्ट में जो है सो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। कहने का तात्पर्य ये है मिड 19th सेंचुरी आप समझ सकते हैं। इस समय यूरोप में जो है सो औद्योगिकरण हो रहा था, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही थी और जब बहुत सारी फैक्ट्रियां लग रही थी तो सभी को मजदूर का जरूरत पड़ा। अब मजदूर शुरुआत में काम करने को रेडी नहीं थे, तो जब बहुत सारे मजदूर रेडी नहीं थे तो फिर क्या हुआ, हम जो है वो उन लोगों ने उद्योग को, फैक्ट्रीज को उसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। मतलब कि आप एक छत के नीचे काम करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, इस तरह से जो है सो मजदूरों को इस तरह से माइंड वॉश किया कि आपकी एक अच्छी लाइफ शुरू हो जाएगी और इस तरीके से एक नया मजदूर वर्ग तैयार होता है जिनकी सोच एक फैक्ट्री में एक छत के नीचे काम करने तक सीमित हो जाता है। पहले वो खेतों में काम करते थे और बहुत ही आजाद होकर काम करते थे, लेकिन अब वो एक फैक्ट्री में आ जाते हैं और इस तरीके से जो है उनकी धीरे धीरे, शुरुआत में उनको लगता है कि हमारी हालत अच्छी होगी, हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगते हैं और इस तरीके से जो है सो मिडिल क्लास फैमिली, एक नया मध्य वर्ग का उदय होता है।